यहाँ पे अबू जाफर मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी that he was born about 780 in Baghdad, now near Iraq, and he was died about 850. The word algorithm is derived from the Latinization of his name, and the word algebra is derived from the Latinization of algebra, part of the title of his most famous book, in which he introduced the fundamental algebraic methods and techniques for solving equations. जो वर्ड algorithm है वो डिराइव किया गया है लैटिनाइजेशन, जो नेम है इनका अबू जाफर मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी के नाम से। तो कल एल्गोरिथम की कुछ डेफिनेशंस हमने देखी थी, आज थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं दो तीन डेफिनेशंस का जो कि आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं। उनमें जो पहली डेफिनेशन है वो एक फॉर्मल टाइप की डेफिनेशन है। An algorithm is a step-by-step procedure for performing some tasks in a finite amount of time. यानी कि यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती हैं कि एक एल्गोरिथम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें वो टास्क विद इन फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में हमें कंप्लीट करना होगा। यानी कि हमें टाइम गिवन होगा, हम ये नहीं कह सकते कि एक टास्क हमें दे दिया गया है उसको हमने स्टेप बाय स्टेप तो करना है, लेकिन टाइम की कोई लिमिट नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो हम उस एल्गोरिथम को हम एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं कहेंगे। तो हम फॉर्मल डेफिनेशन यही करेंगे कि एक एल्गोरिथम जो होता है वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तो होता है, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए होता है, यानी कि कुछ गिवन टाइम होता है जिसके अंदर हमने उस एल्गोरिथम को कंप्लीट करना होता है। An algorithm is any well-defined computational procedure that takes some values, a set of values as input and produces some values, a set of values as output. ये वही डेफिनेशन बनती है जो कल हम डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ जो वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है कि जिसमें हम सेट ऑफ वैल्यूज एज इनपुट लेंगे और एक प्रोसीजर के बाद सेट ऑफ जो आउटपुट्स होंगे, सेट ऑफ वैल्यूज होंगी जो कि हमें आउटपुट देंगी, लेकिन वैल्यूएबल आउटपुट होना चाहिए। यानी कि जिस टास्क के लिए हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं हमें उसी टास्क की आउटपुट जो हमें चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। तो हम इसको भी एल्गोरिथम को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। An algorithm is thus a sequence of computational steps that transform the input into outputs. तो ये डेफिनेशन भी एक फॉर्मल टाइप की डेफिनेशन है। कल मैंने एक आपसे कुछ चीज डिस्कस की थी स्टार्ट में कि इन एल्गोरिथम्स को परफॉर्म करने के लिए इन एल्गोरिथम्स को यानी कि हम अगर देखना चाहते हैं इन एल्गोरिथम को, इम्प्लीमेंटेशन इसकी लाजमी होगी और इसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होगी। A good algorithm is essential for programming. यानी कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं उस वक्त हमें एक अच्छे एल्गोरिथम की जरूरत होती है। जब आप किसी एक बड़े कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो अगर आपने कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तो सबसे पहले उसका एल्गोरिथम लिखा जाता है और एल्गोरिथम लिखने के बाद
जब आप उसे प्रोग्राम करते हैं तो यानी कि प्रोग्रामिंग करने के लिए भी फिर आसानी होती है कि जब आपके पास एक वेल डिफाइंड एल्गोरिथम होता है. However, unlike a program, algorithm is a mathematical entity. The combination of both these things will be introduced in this course. ये दोनों चीजें आपके कोर्स में इंट्रोड्यूस की जाएंगी. यानी कि आपका एल्गोरिथम जो है वो एक मैथमेटिकल एंटिटी है और जो आपका गुड एल्गोरिथम इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रामिंग. इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम लेके चलेंगे जो कि इस कोर्स का हिस्सा होगी. Algorithm is not depend on a specific programming language, machine और compiler. ये कल ही मैंने बात कर ली थी कि algorithm जो है वो ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हो या मशीन कौन सी है आपके पास या कंपाइलर कौन सा आप यूज कर रहे हो. तो इसके लिए आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो वो किस लैंग्वेज में कर रहे हैं. Algorithm design is about mathematical theory behind the design of a good program. The prerequisite of this course is a programming. You should be able to write a program in any language, C++, Python और MATLAB. आप इसमें से कुछ भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं. तो ये आपका प्रीरेक्विजिट होगा इस कोर्स के लिए. यानी कि किसी एक लैंग्वेज में आपको पूरा असर होना चाहिए ताकि आप आसानी से किसी भी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सके. या कोई असाइनमेंट आपको मिले या फिर कोई टास्क मिले या फिर पेपर में आपको कोई सूडो कोड या कोई एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना पड़े तो आपको किसी लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए. और ये लाजमी इसलिए भी है कि जब आप एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको जो आप कम्प्लेक्सिटी उसकी फाइंड करना चाहते हैं तो आप इजीली उसको देख सकते हैं. Why we study algorithms? The fact is that many of the courses in computer science deals with efficient algorithms and data structures. Fact ये है कि that many of courses in computer science deal with efficient algorithms and data structures. इसके बारे में हमने कल बहुत डिटेल से, इसीलिए मैंने वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक रखा था कि हमारी कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है उसमें एफिशिएंट एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ डील किया जाता है. तो काफ़ी जगहों पे आप नेटवर्क को उठा लें या फिर मेडिकल इमेजिंग की मैंने कल बात की है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इस तरह की काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनमें आपको एक अच्छे एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है वो एक प्रीरेक्विजिट के तौर पे काम करता है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए. तो अगर आप एक अच्छा एल्गोरिथम लिखना जानते हैं तो आप अपने जो टास्क हैं वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं इन एनी फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस. A good understanding of algorithm design is a central element to a good understanding of computer science and computer programming. What is data structure? A data structure is a systematic way of organizing and accessing data. Some basic data structures follows arrays, tags और queues. ये आप already पढ़ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, तो ये मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो बाकी बहरहाल जो आपके नेक्स्ट एल्गोरिथम्स आने वाले हैं उनमें एरेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा. तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एरेज क्या होती हैं और डिक्लेयर किस तरह की जाती हैं और
किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए ये एक एसेंशियल पार्ट होता है, जो हम एल्गोरिदम जो आगे पढ़ेंगे उनमें। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सिंपल सी बात है कि प्रोग्राम जो होता है वो एक इम्प्लीमेंटेशन, आप समझ लें, एल्गोरिदम की। जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हम इसको एल्गोरिदम कहते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम जो है वो आपका एक प्रोग्राम बन जाता है। Design and analysis of algorithm. The design pertains to the description of algorithm at an abstract level by means of a pseudo language. आप algorithm जो होता है उसको आप एक abstract level पे pseudo language के जरिए आप describe करते हैं, तो हम इसको डिजाइन कहते हैं कि आप एल्गोरिथम को क्या कर रहे हो? डिजाइन कर रहे हो। प्रूफ ऑफ द करेक्टनेस, दैट इज द एल्गोरिथम सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम इन ऑल केसेस। और आप उसका प्रूफ भी देते हो उसकी करेक्टनेस का। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा डिजाइन का पार्ट है। जी, किसी ने हैंड रेज किया है। जी सर, काइंडली ये पूछना था कि सूडो लैंग्वेज क्या मतलब है? सूडो लैंग्वेज का क्या मतलब है? सूडो लैंग्वेज बेसिकली ये होती है कि आप एक, यानी कि एक नेचुरल लैंग्वेज में आप किसी भी एल्गोरिदम को आप डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि जिस तरह हम बोल रहे हैं तो इसी लैंग्वेज में आप एक एल्गोरिदम को डिफाइन कर लेते हैं कि वो, और उसको स्टेप बाय स्टेप आप लिख लेते हैं, तो उसको हम सूडो लैंग्वेज। जैसे असेंबली लैंग्वेज जैसी होगी। असेंबली लैंग्वेज तो एक टाइप की आप समझ लें कि असेंबली लैंग्वेज तो आप इसको सूडो लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि आगे कुछ एल्गोरिथम्स आएंगे जिसमें हम सूडो कोड यूज करेंगे, उसमें आपको। For example, sir, I want to say something. For example, pseudo language में हम ऐसे कह सकते हैं कि हम एल्गोरिथम को लिखने जा रहे हैं तो हम उसकी स्टेटमेंट्स लिखते हैं वर्बली, अपनी इंग्लिश में लिखते हैं जैसे हम बोल रहे हैं। That is the pseudo language basically. Is it right, जी sir? बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज मैंने इसीलिए कहा है कि जो आप बोलते हैं जो लैंग्वेज। जी Yes. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। A proof of the correctness, that is the algorithm solves the given problem in all cases. Analysis क्या होगा? Deals with performance evaluation, complexity analysis. आप एनालिसिस, यहाँ पे जो हमारा कोर्स है वो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है। तो डिजाइन क्या होगा? आपने डिस्क्राइब करना है अपने एल्गोरिथम को एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सूडो लैंग्वेज के जरिए, और जिसमें प्रूफ देने हैं आपने उसकी करेक्टनेस की। और जो एनालिसिस होगा उसमें आपने डील करना है विद परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। कुछ परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के मेथड्स हैं जो कि आगे जाके हम करेंगे। कोई भी एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के साथ जब हम डील करते हैं उसको हम एनालिसिस कहते हैं। अब प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस एंड टूल्स। A computer does not solve problems. It's just a tool that we can use to implement our plans for solving the problem. कंप्यूटर जो है वो बजाते खुद जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। इट्स जस्ट अ टूल दैट वी कैन यूज टू इम्प्लीमेंट आवर प्लान फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। A computer program is a set of instructions for a computer. These instructions describe the steps that the computer must follow to implement a plan. A computer program is a set of instructions for a computer. These instructions describe the steps that the computer must follow to implement a plan. An algorithm is a plan for solving a problem.
ए पर्सन मस्ट डिजाइन एन एल्गोरिथम। आप ये नहीं कह सकते कि मशीन जो है वो हमारे लिए एल्गोरिथम डिजाइन करेगी। एल्गोरिथम को अगर डिजाइन करना है तो वो एक ह्यूमन ने डिजाइन करना है। ए पर्सन मस्ट ट्रांसलेट एन एल्गोरिथम इनटू ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो दूसरी चीज जो है, अगर हम उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये भी पर्सन ही करेगा या ह्यूमन ही करेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, क्या ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन किया जा सकता है कि जो खुद से मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम डिजाइन करे? फॉर एग्जांपल, मतलब कि एक प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा, तो वो खुद से डिजाइन करे ना एल्गोरिदम वगैरह छोटे छोटे। एल्गोरिथम डिजाइनिंग वैसे ह्यूमन ही करता है। कुछ भी एल्गोरिथम अगर लिखेंगे तो वो ह्यूमन ही लिखेगा और ह्यूमन ही उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। ओके सर। अब जो एल्गोरिथम डेवलपमेंट प्रोसेस है, our algorithm development process consists of 5 major steps। हमारे एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए 5 मेजर स्टेप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। obtain a description of the problem। आपने सबसे पहले जो हो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, उसको डिस्क्राइब करना होता है। फिर एनालाइज द प्रॉब्लम, और तीसरा जो स्टेप है, डेवलप ए हाई लेवल एल्गोरिथम और फाइंड एन एल्गोरिथम टू सॉल्व इट। आप एज ए टीम मेंबर अगर आप काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपके पास सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आपके पास होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम के लिए आप एल्गोरिथम लिखना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे आप उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करोगे और तीसरे नंबर पे डेवलप ए हाई लेवल एल्गोरिथम और फाइंड एन एल्गोरिथम टू सॉल्व इट। आप ऐसा एल्गोरिथम खुद से डेवलप करोगे, हाई लेवल एल्गोरिथम, जो कि उस प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक हो, या फिर फाइंड एन एल्गोरिथम टू सॉल्व इट, या पहले से अगर लिखा गया कोई एल्गोरिथम है उसको आप फाइंड करोगे। और चौथे नंबर पे रिफाइन द एल्गोरिथम बाय एडिंग मोर डिटेल्स। अगर आपने पहले से लिखा हुआ एल्गोरिथम है या आपने खुद लिखा है, तो फिर आप उस एल्गोरिथम को मोर रिफाइन करोगे, मोर डिटेल्स के साथ, और फिर रिव्यू द एल्गोरिथम। पांचवा स्टेप जो है वो आप एल्गोरिथम को रिव्यू करोगे कि आया ये एल्गोरिथम अगर ठीक तरीके से काम कर रहा है, तो फिर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। होता यूं है कि अगर काफी बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें अगर एल्गोरिथम्स जो होते हैं अगर आप लिखते हैं, अगर आप सही तरीके से रिव्यू नहीं करते, शुरू से ही इम्प्लीमेंटेशन आप स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं भी उसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं उस प्रोग्राम को डेवलप करने में। जब हम एक बिग कंपनीज की बात करते हैं तो वहां पे मसाइल ये आएंगे कि आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आपका, में भी इससे भी ज्यादा लग सकते हैं, जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, जब आपके जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, एल्गोरिथम्स को, जो टीम एल्गोरिथम की टीम, जो एल्गोरिथम बनाने वाली टीम है, उन्होंने अगर एल्गोरिथम अपने बना के दे दिए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन में फिर अगर वो ठीक तरीके से रिव्यू नहीं किया गया, ठीक तरीके से डिटेल्स उसमें ऐड नहीं की गई, तो आपका एल्गोरिथम फ्लॉप भी हो सकता है। यानी कि आपकी कोडिंग पे भी टाइम ज़ाया होगा, और ये सारी चीज़ें आपको शुरू में ही देखनी पड़ती हैं। इसीलिए ये 5 जो स्टेप्स हैं एल्गोरिथम को लिखने के लिए, ये आप इनको फॉलो करेंगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। What is efficient algorithm? What is a good algorithm? Efficient is something which has small running time and takes less memory। ये कल भी हम इस पे डिटेल से बात कर चुके हैं
कि हम एफिशिएंट एल्गोरिदम उस एल्गोरिदम को कहेंगे कि जिसका टाइम, रनिंग टाइम जो है वो स्मॉल हो और वो स्पेस भी कम लेता हो। फॉर एग्जांपल, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो अगर आप इंटीजर लिखना चाहते हैं तो उसको आप फ्लोट डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग है आपके लिए, सॉरी स्पेस कंज्यूम कर रहा है आपके लिए। अगर आप लिखना ही इंटीजर चाह रहे हैं तो क्यों आप फ्लोट डिक्लेयर करना चाहते हैं उसको? So we would be spending more time on analyzing the running time of an algorithm. We would be spending more time on analyzing the running time of an algorithm. And we will also spend some time on analyzing the space. अब आ जाता है measuring the running time. Running time को measure किस तरह किया जाता है? How should we measure the running time of an algorithm? Experimental study के जरिए, write a program that implements the algorithm, run the program with data sets of varying size. हम क्या करेंगे? एक प्रोग्राम राइट करेंगे that implements the algorithm, या फिर run the program with data sets of varying sizes. यानी कि हम अपने एल्गोरिथम को, वैसे होता यूं ही है कि जब हम अपने एल्गोरिथम को रन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम छोटे डेटा सेट्स पे उसको अप्लाई करते हैं। आप आगे चल के देखेंगे भी कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएंगे या फिर जब आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आप अपना जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है उसको सबसे पहले छोटे डेटा सेट्स पे चेक करेंगे, उसकी रनिंग टाइम और वो कम्प्लेक्सिटी वगैरह चेक करेंगे, और उसके बाद फिर आपने अपने जो बिग डेटा सेट्स हैं उन पे चेक करने की कोशिश करेंगे। जी, खबर अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये जो लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम अपना एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे, तो क्या रन टाइम में ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो असरअंदाज होती है? क्योंकि अगर हम एग्जांपल सी प्लस प्लस में प्रोग्राम एल्गोरिथम का डिज़ाइन करके उसमें लिखते हैं और वही हम अगर पाइथन में करते हैं, तो पाइथन कम टाइम में उसको रन करता है और सी प्लस प्लस ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसमें क्या फ़र्क हो? देखें, मैंने पहले ही बात कर ली है कि यहाँ पे एल्गोरिथम जो हैं, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है वो इफेक्ट नहीं करती यहाँ पे। तो आपका एल्गोरिथम जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपकी इफेक्ट नहीं करती। आप पिछली स्लाइड्स को देख सकते हैं, मैंने जो लिखा हुआ। Limitations of experimental studies. It is necessary to implement and test the algorithm in order to determine its running time. It is necessary to implement and test the algorithm in order to determine its running time, and experiments can be done only on a limited set of inputs and may not be indicative of the running time on other inputs not included in the experiment. In order to compare two algorithms, the same hardware and software environment should be used. ये कुछ limitations हैं जब आप experimental studies कर रहे हैं। Experimental studies mean कि आप दो algorithm लिख रहे हैं। एक algorithm जो है वो एक तरीके से solve कर रहा है problem को, दूसरा algorithm उसी problem को किसी और तरीके से solve कर रहा है, यानी कि आप कोई टेक्निक दूसरी यूज कर रहे हैं। तो आप उनको सॉल्व करने के लिए जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट जो है वो सेम होनी चाहिए। Time and space to analyze an algorithm means developing a formula for predicting how fast an algorithm is based on size of the input. This is called time complexity.
and developing a formula for predicting how much memory an algorithm requires based on the size of the input. That is called space complexity. And usually time is our biggest concern. Most algorithm requires a fixed amount of space. तो यहाँ पे जो algorithm हम भी आगे जाके करेंगे तो हम ज्यादातर टाइम कम्प्लेक्सिटी ही फाइंड करेंगे कि ये हमारा बिगेस्ट कंसर्न होगा कि हमने उन algorithms की टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखना है कि ये कितना कम्प्लेक्स है algorithm. अब टाइम कम्प्लेक्सिटी होती क्या है कि फैक्टर्स दैट शुड नॉट अफेक्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूजन टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था. द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज चूजन टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम एंड द क्वालिटी ऑफ ए कंप्यूटर, द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर ऑन विच द एल्गोरिथम इज टू बी एग्जीक्यूटेड. तो ये चीजें, ये फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट नहीं करते कम्प्लेक्सिटी पे, टाइम कम्प्लेक्सिटी पे, कि ये एल्गोरिथम कितना कम्प्लेक्स है. अब स्टैंडर्ड एनालिसिस टेक्निक्स, जो स्टैंडर्ड एनालिसिस टेक्निक्स हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि हम लूप को एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग नेस्टेड लूप्स, analyzing sequence of statements and analyzing conditional statements. जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी हम निकालेंगे तो हम एनालिसिस आगे जाके लूप्स का करेंगे, नेस्टेड लूप्स का करेंगे, या सीक्वेंस ऑफ जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, या फिर जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे कि उनका जो एनालिसिस है वो किस तरीके से हो सकता है. अब यहाँ पे व्हाट इज बिग ओ नोटेशन? Big O notation is used in computer science to describe the performance or complexity of an algorithm. यहाँ पे जो Big O notation है कंप्यूटर साइंस में कब यूज होता है? जब आप परफॉर्मेंस, जी महविश सत्तार. सर मुझे ये पूछना था कि जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि हम लोग लूप्स को कंसिडर करेंगे, स्टेटमेंट्स को कंसिडर करेंगे, तो सर एक इफेक्टिव एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए हमने क्या चीजों को ज्यादा यूज करना है कि आइदर हम लूप्स के लिए जाएं या स्टेटमेंट्स के लिए जाएं या कंडीशंस के लिए जाएं? देखें, जब आप एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं वो अपने प्रॉब्लम के मुताबिक करेंगे. जहाँ पे जी लूप्स सर. हो रही हैं तो आप लूप यूज करेंगे, और जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो लूप से तो काम नहीं चलेगा ना, वहाँ पे आपको लाजमी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको यूज करनी पड़ेंगी. तो होगा यूं कि हम आगे जाके इन्हीं स्लाइड्स में देखेंगे